हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आप वेलकम करते हैं आपका केमिस्ट्री के ई प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये है पार्ट नंबर 5 और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और थ्योरीज़ रहने वाली हैं हमारी पहली थ्योरी है वो है हमारी कोलिजन थ्योरी, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो इन थ्योरीज़ को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या रिलेशन है हमारा इस चैप्टर का और इन थ्योरीज़ का, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ इक्वेशंस देखे। तो जो हमारी मेनली जिस से हम लोग डील कर रहे थे इस चैप्टर में वो था हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो उसको डिफ़ाइन करती हैं, तो उनमें से एक थ्योरी है हमारी कोलिजन थ्योरी। तो बच्चों, इस कोलिजन थ्योरी में हम लोग बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं जो पढ़ेंगे। तो क्या कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, किस बारे में है, तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि पॉस्टुलेट्स हमारे कोलिजन थ्योरी के क्या कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर टाइनी सॉलिड पार्टिकल। तो हम लोग ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि जो हमारा जो पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, वो हार्ड स्फीयर्स हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर एटम हैं वो हार्ड स्फीयर है, ना तो वो किसी स्ट्रक्चर को हम लोग मानते हैं कि अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, हम लोग केवल मानते हैं कि वो हार्ड स्फीयर्स है। जो सेकंड है हमारा दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। तो ये जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑलवेज बी इन मोशन। तो ये हमेशा क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। ये इधर इधर क्या करते हैं, ये हमेशा मोशन में रहते हैं। तो बच्चों, जब ये मोशन में रहेंगे, जो हमारा ये जो मोशन में रहने वाले हैं ये जो पार्टिकल, तो जब मोशन में रहेंगे तो क्या रहेंगे, ड्यूरिंग रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो जो कोलिजन करेंगे और क्या देंगे, टू गिव प्रोडक्ट। तो जब ये हमारे हार्ड स्फीयर या टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो हमको बनाते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें एक पॉइंट जो मेन होने वाला है कि जो कोलिजन्स होते हैं बच्चों, तो सारे कोलिजन हमारे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं। कौन से जो कोलिजन होते हैं जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं वो होते हैं, उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। If only effective collisions are transferred into the product form। तो बच्चों, ये कौन से effective collisions होते हैं, what are the criteria for the effective collisions? So these are the two conditions for being a effective collisions। What these are the two conditions? So आइए बच्चों देख लेते हैं कि कौन कौन सी दो कंडीशन होती हैं हमारे effective collision के लिए। तो बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जा सके। और दूसरा हमारे पास कंडीशन है बच्चों प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। तो इसके बारे में हम लोग और डीप में देखते हैं कि किसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं या किसको हम लोग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच पाए, तभी वो क्या करता है, प्रोडक्ट को फॉर्म कर पाता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं या फिर एक डेफिनेशन से देखते हैं कि किसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी बच्चों वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसके लिए हम लोग किसी भी कोलिजन को क्या कहने वाले हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहने वाले हैं। तो हम लोग इसको एक ग्राफ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, और अगर इधर हम लोग एनर्जी को इस कोऑर्डिनेट में रखते हैं और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट को रख देते हैं, और मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट है और ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। तो ये जो हमारी एनर्जी है, ये
ये एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस एनर्जी, ये जो पूरी एनर्जी है, यहाँ तक अगर हमारी जो रिएक्टेंट की एनर्जी अगर नहीं पहुँच पाती है तो उस प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं कर पाएगी। अब सपोज़ करते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और उसके पास ऑलरेडी हमारे पास जो एनर्जी है वो मान लेते हैं 50 जूल एनर्जी उसके पास ऑलरेडी पजेस करती है, या पहले से हमारे पास रिएक्टेंट के पास 50 जूल एनर्जी है। और ये इसकी जो इस रिएक्शन की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारी 200 जूल एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमारी 200 जूल है इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी की इतनी मिनिमम एनर्जी इसके इस रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो अगर इस रिएक्टेंट को 200 जूल एनर्जी चाहिए है बच्चों, तो इसके पास 50 जूल एनर्जी है, तो इसको और कितनी एनर्जी चाहिए होगी? इसको और चाहिए होगी लगभग जो चाहिए होगी 150 जूल एनर्जी। तो इस 150 जूल एनर्जी को हम लोग एक नया टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन्स कि इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए है, वो है हमारे पास 150 जूल एनर्जी। तो जो हमारी 200 जूल है ये हमारी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो हमारी 150 जूल है ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों ने एक टर्म को और देखा, और दैट टर्म क्या, उस टर्म का नाम क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द रिएक्टेंट टू रेज देम अप टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बच्चों इस एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाने के लिए जितनी भी एनर्जी को रेज करना पड़ता है मैक्सिमम अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी को भी समझा, और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी की नीड होती है हमारे इफ़ेक्टिव कोलिजन्स के लिए। और अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम लोग ओरिएंटेशन को प्रॉपर बोलते हैं या फिर हम लोग उसको इम्प्रॉपर बोलने वाले हैं। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये बच्चों देख लेते हैं कि हम किस ओरिएंटेशन को प्रॉपर बोल रहे हैं और किस ओरिएंटेशन को हम लोग इम्प्रॉपर बोल रहे हैं फॉर बीइंग अ इफेक्टिव कोलिजन। तो बच्चों अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन विद द अल्कोहल, किसी भी हाइड्रोक्सिल आयन से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो दो तरीके से हम लोग इसकी स्टीरियो देख लेते हैं किस तरीके से ओरिएंटेशन ये काम करता है। तो अगर CH3Br अगर इस तरीके से लिखा हुआ है रिटर्न है, या फिर इस तरीके से हमारा सिचुएटेड है विद हाइड्रोक्सिल आयन, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा R है वो पॉजिटिव उस पर पजेस करता है चार्ज, पार्शियल चार्ज, और हमारा जो Br है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पजेस करता है। और उसके जस्ट पास में जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है वो भी नेगेटिव चार्ज को पजेस कर रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो पास में आता है, जो कि यहाँ पर रिपेल करेगा, और इसका ओरिएंटेशन जो है वो उसको हम लोग प्रॉपर नहीं बोलने वाले हैं। तो इसको हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बोलने वाले हैं बच्चों। तो जब हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं, अब इस CH3Br को अगर हम लोग 180 टर्न करके इस तरीके से सिचुएट करते हैं या पोजीशन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा R है जिसके पास हमारा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो पजेस कर रहा है, और जो उसके पास में हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है वो हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज पजेस कर रहा है। तो इन दोनों का जो हमारा अट्रैक्शन है जो वो बेहतर है वर्सेस इस ओरिएंटेशन से। तो इस ओरिएंटेशन को हम लोग बच्चों कहने वाले हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो हमारा आसानी से बन जाएगा। ये हमारा CH3OH जो हमारा मिथाइल अल्कोहल है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से हमारा यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। तो हम लोगों ने बच्चों देखा कि कैसे एक इफ़ेक्टिव कोलिजन्स की दोनों कंडीशंस को काम करती हैं, कैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी
के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है फॉर इफ़ेक्टिव कोलिजन्स के लिए, और कैसे हमको प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू चलना पड़ता है। तो दोनों जब कंडीशन होती हैं तो हमारा इफ़ेक्टिव कोलिजन्स हमारे पूरे होते हैं, या फिर उसको हम लोग इफ़ेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। और जैसे ही इफ़ेक्टिव कोलिजन होता है वैसे हमारा जो रिएक्टेंट का पार्टिकल है वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कोलिजन थ्योरी हम लोगों को बताती है कि कैसे इफ़ेक्टिव कोलिजन के थ्रू हमारे रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द प्रोडक्ट। तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या होती है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों की नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हैं, और किस में हो रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारा वॉल्यूम होना चाहिए वो यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए हमारा रिएक्शन मिक्सचर का। उसमें जो पर सेकंड हमारे नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं उसको हम लोग बोलने वाले हैं बच्चों कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर हम किसी रिएक्शन को मानते हैं कि कोई ए और प्लस बी हमारे रिएक्टेंट हैं और उससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा ZAB इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो जो हमारा EA है ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखा हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर हमारा जो ZAB है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट AB है वो हमारी ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये हमारा जो है वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, और T हमारा टेम्परेचर है यहाँ पर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो फॉर्मूलेशन होता है इन कोलिजन थ्योरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए। बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि कैसे इफ़ेक्टिव कोलिजन्स काम करते हैं, कैसे उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात आप लोगों ने देखी, कैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी देखी, और किस चीज़ को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि आपको कोलिजन थ्योरी इजीली समझ आ गई होगी बच्चों। तो अब हम लोग आइए देखते हैं एक जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी है उसको हम लोग बोलने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और उसमें भी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को समझेंगे, किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी काम करती है। तो आइए हम लोग बच्चों देख लेते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। कैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी काम करती है, कैसे ये रिलेट करती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसके अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस ने क्या बच्चों बताया कि ये जैसे हमारी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हमारा जो फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसके जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जब तक हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनेगा, जब तक कि ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं ये आपस में मिलके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बना लेता। तो बच्चों जो ये हमारी थ्योरीज है ये कोलिजन थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। कोलिजन थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे हमारे, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि उन्होंने जो हार्ड स्फीयर को अज्यूम किया था, जो कोलिजन थ्योरी में एज्यूम किया था कि जो हमारा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम होते हैं वो हमारे हार्ड स्फीयर होते हैं, टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और उसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया वहाँ से। तो इस तरीके से उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए। तो हम लोग एक नई थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो इसमें बच्चों आर्हेनियस ने क्या बताया कि ये जब तक रिएक्टेंट एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बना लेते और वहाँ उसकी एनर्जी तक नहीं पहुँच जाते, तब तक ये जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है वो फॉर्म नहीं होने वाला। और वो जो हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, जो वो इंटरमीडिएट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इस थ्योरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और उस इंटरमीडिएट को, उस शॉर्ट टाइम इंटरमीडिएट को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हम लोग क्या बोलने वाले हैं उसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो किस तरीके से हम लोग इस एग्जाम्पल के हेल्प से देख सकते हैं कि अगर हमारा बच्चों ये H इस तरीके से है और अगर हमारा ये I का मॉलिक्यूल इस तरीके से है, तो सबसे पहले ये दोनों क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट में ना ट्रांसफॉर्म होके सबसे पहले एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाने वाले हैं। इसको इन्होंने बोला
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको इन्होंने इंटरमीडिएट विच इज अनस्टेबल। तो जब फर्स्ट ये इसमें ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें चेंज होता है, बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और तुरंत प्रोडक्ट में चेंज होता है जो हमारा है HI के 2 मोल्स हमारे यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो हमारा मेन पार्ट है, जो हमारा जिसके थ्रू इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है, वो है हमारा यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके थ्रू होके ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसी के बेस पर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिफ़ाइन करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने बच्चों कोलिजन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी को डिफ़ाइन किया था कि थ्रेश होल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ती है रिएक्टेंट को, या रिएक्टेंट के द्वारा जो एनर्जी खर्च की जाती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थ्रेश होल्ड तक पहुँचने के लिए, उसको वहाँ पर बोल रहे थे वो एक्टिवेशन एनर्जी। पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरीके से समझेंगे, हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोल रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ फॉर्म होता है और कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी है हमारी, कुछ भी अगर मान लेते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं एक्टिवेटेड। जो यहाँ पर बनने वाला है कॉम्प्लेक्स, उसे बोलेंगे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग बच्चों यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर H2 और प्लस I2 हैं, तो यहाँ पर हमारा बनने वाला है इस तरीके से हमारा जो इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, वो यहाँ पर बनने वाला है, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है हमारा 2 मोल्स ऑफ HI। तो बच्चों, ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट का पार्ट है वो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ही हमारा ये ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द प्रोडक्ट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी की, जिस एनर्जी की हमारी नीड होगी, या फिर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, या बच्चों हम लोग बोल सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट और टू फॉर्म दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यानी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। तो चीज़ एक ही है, चाहे हम लोग कोलिजन थ्योरी की बात या वहाँ पर बात करते हैं, तो उसमें हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि थ्रेश होल्ड तक पहुँचने के लिए, यहाँ पर हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुँचने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सेम होगी। उस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग इससे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों, अगर हम इस पूरी एनर्जी को टोटल एनर्जी मानते हैं, अगर पूरी एनर्जी को हम टोटल एनर्जी मानते हैं, तो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी माइनस जो हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, उससे हम लोग इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं यहाँ पर।
तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोलिजन थ्योरी में इफेक्टिव कोलिजन्स को डिफाइन किया गया, कैसे उसको रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट किया गया कि जितने इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतनी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जैसे ही हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा। तो आज हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोलिजन्स थ्योरी को भी किया और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को किया। तो बच्चों आई होप कि आज की थ्योरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, थ्योरीज आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो टिल देन बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ाई करते रहिएगा। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।